साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं गौतम राणे सागर और दर्द भारत न्यूज चैनल के लिए आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम का नाम है उड़ान सोच की। और उस उड़ान सोच के तहत आज जिस मुद्दे को हमने रखा है, यानी जिस सब्जेक्ट को आपके बीच में प्रश्न कुछ छोड़ करके जाना चाहते हैं, रखा है, उसका नाम है कि इमरजेंसी लागू करना वो एक बड़ा निर्णय था, कठोर निर्णय था। और ये संबोधित हमने किया है मिस्टर पप्पू यानी कि राहुल गांधी जी को। जैसा मिस्टर पप्पू कहा जाता है, अभी तक तो हम उनको बड़ा लायक नेता समझते थे, बड़ा गंभीर नेता समझते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी 1975 में इमरजेंसी घोषित किया जाना बड़ी भूल थी, तो हमें भी लगने लगा कि वास्तव में ये शायद पप्पू ही हैं। अगर ये पप्पू नहीं है तो कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सगे भाई हैं और इस देश को बर्बाद करने में दोनों का सहयोग है। दोनों इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अदरवाइज पप्पू को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि इमरजेंसी लागू करने के पीछे जो इंदिरा जी की मंशा थी, वो मंशा इसलिए थी कि इंदिरा जी इस देश में गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को, सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती थी और मुख्य धारा से जोड़ करके उनके अंदर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन भरना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। और इमरजेंसी घोषित करने के पीछे मंशा ये थी कि अगर 1969 में वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए कमर्शियल जो बैंक थे, 14 कमर्शियल बैंक, उस बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने की कोशिश न की होती तो शायद कच्चा बनियान गिरोह का मतलब हम आरएसएस को एक तरह से हम उपमा दे सकते हैं। कच्चा बनियान गिरोह उपमा देने के पीछे मंशा हमारी जो है कि आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले कच्चा बनियान गिरोह बड़ा सक्रिय था। वो जिस घर में जाता था लूट लेता था और लूट का विरोध करने वाले लोगों की जान ले लेता था या सर फोड़ देता था, हाथ तोड़ देता था। यानी कि अपने घर की रक्षा करने वालों के साथ वो दुर्दांत व्यवहार करता था, दर्दनाक दर्दनाक उनको चोटें दे के जाता था। और ऐसा वहशियानापन जो वो दिखाता था, उस वहशियानापन दिखाने से और आज की जो सरकार है, उस सरकार को ध्यान में रख करके एक तुलना करिए तो उस तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि तुलना आज भी देश को जो बर्बाद कर रहे हैं लोग, जो बर्बाद कर रहे हैं, इसको समझने के लिए फिर हम 1969 में चलते हैं। इंदिरा गांधी जी ने जब राष्ट्रीयकृत करने की कोशिश की थी बैंकों के, तो उसके पीछे मंशा ये थे कि हमारे देश का जो संविधान कहता है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए, वो नहीं इन बैंकों से, कॉमर्शलाइज बैंकों के जरिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये सारे बैंक जो उद्योग घराने हैं उन्हीं के बैंक थे और केवल 2.2% ही लोन कृषि एग्रीकल्चर के लिए दिए जाते थे। जहां की आबादी उस समय, हमारे देश की आबादी तकरीबन 95% आबादी इन्हीं खेती के कामों में जुड़ी थी। जिनके पास खेत थे वो भी उसी से जुड़े थे, जिनके पास खेत नहीं थे वो मजदूरी से जुड़े थे। अगर ये देखा जाए तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 95% आबादी इस देश की खेती से जुड़ी थी, किसानी से जुड़ी थी। और वही खेती किसानी का जब आलम यह था कि किसी भी कीमत पे ये उद्योग घराने उनको लोन नहीं देते थे, जब उनको लोन ही नहीं मिलने वाला था उनको, तो वो अपने खेती कर पाने में सक्षम नहीं थे। इसलिए इंदिरा जी को लगा कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब तक नहीं किया जाएगा तो सूदखोरी के नाम पर, साहूकारी के नाम पे जो गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का और पिछड़े लोगों का जो शोषण हो रहा है, जो उनके रक्त चूसे जा रहे हैं ये, और बैंकों के जरिए रक्त चूसे जा रहे हैं, सूदखोरी के जरिए रक्त चूसे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको इस
इस जो प्रलयंकारी ये व्यवस्था है बैंकों की, उससे मुक्त नहीं कराया जा सकता है। इसलिए इंदिरा जी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया, और जैसे ही राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया तो उस निर्णय में सबसे पहले तो के कामराज ने बड़ा प्रचंड विरोध किया। उस समय कांग्रेस के प्रमुख भी थे, बड़ा प्रचंड विरोध किया। और दूसरा जो विरोध करने वाले थे वो मोरारजी देसाई थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। और आज जिस गुजरात से हमारे प्रधान सेवक आते हैं, उसी गुजरात से वो भी आते थे, मोरारजी देसाई भी आते थे। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पूरे देश के लोगों को बर्बाद करने की ज्यादातर जिम्मेदारी गुजरातियों ने ही क्यों उठाई। चाहे आज दूसरा प्रकरण है, उन लोगों का नाम नहीं लेंगे, मेहुल चोकसी का नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे लोगों का आज नाम नहीं लेंगे जो पैसा लेकर के, देश के बैंकों का पैसा लेकर के यहाँ से फरार हो गए, उनका नाम नहीं लेंगे। आज सिर्फ इंदिरा जी के इमरजेंसी लागू करने के पीछे जो मंशा थी वो देश के सामने रखना चाहते हैं कि अगर इंदिरा जी ने इमरजेंसी घोषित न किया होता 25 जून 1975 को, तो ये देश उसी समय बर्बाद हो गया होता, क्योंकि कच्चा बनियान गिरोह के लोग उसी समय देश को बर्बाद करना चाहते थे। इंदिरा जी जब पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश बना रही थी, इंदिरा जी जब यहाँ परमाणु परीक्षण कर रही थी, पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण कर रही थी। इंदिरा जी जब अपने जो यूएस है वहां जब PL480 की बात कर रही थी, उसके जो हमारे यहाँ बहुत ही क्राइसिस आ गई थी, दुर्दिन आ गए थे, लोगों को भोजन नहीं मिल रहे थे। ये सच है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रयास नेहरू के जमाने में भी हो चुका था, लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में भी हुआ था, लेकिन अगर उसको ग्रीन रिवोल्यूशन को किसी ने परवान चढ़ाया तो इंदिरा जी थी। और इंदिरा जी ने जब परवान चढ़ाया ग्रीन रिवोल्यूशन को, हरित क्रांति को परवान चढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि किसानों को कितनी तकलीफें होती है, किसानों की आर्थिक मदद किया जाना चाहिए, किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए, और किसानों को सब्सिडी देने के नाम पे जो प्रीवी पर्स था, उस प्रीवी पर्स को वो खत्म करना चाहती थी। और प्रीवी पर्स खत्म करना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह हो गया था। प्रीवी पर्स अगर नहीं खत्म करती तो किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती थी, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता था, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जा सकती थी, दलितों के लिए विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती थी, पिछड़ों के लिए विद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती थी, इनके लिए नए नए नौकरियों का सृजन नहीं हो सकता था। अगर सरकारी उद्योग नहीं लगते तो ये इनके लिए नौकरियों का सृजन नहीं हो पाता, चाहे वो पिछड़े थे चाहे दलित थे। तो अगर ये पिछड़ों के, दलितों के, मजदूरों के, किसानों के हित में इंदिरा जी ने जब निर्णय लेने की कोशिश की, तभी ये जो पूंजीपति लोग थे और जो प्रिंसली स्टेट के लोग थे, जिनको पर्स दिया जाता था, 565 प्रिंसली स्टेट को पर्स दिए जाते थे, उस पर्स का इतना बड़ा बोझ था तो उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल था। 1967 वगैरह में इंदिरा जी ने जब देखा तो देखा कि 3,67,50,99,000 जो वो थे, 367,50,99,000 ये केवल पर्स पे चले जाते थे। आप अंदाजा लगाइए 367 करोड़ रुपए का महत्व 1967 में क्या था। और ये पर्स देने की वजह से न विद्यालय की स्थापना हो पा रही थी, न दलितों के लिए उनके नौकरियों में जाने की नौकरियां क्रिएट हो पा रही थी, जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा था, पिछड़ों के लिए जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा था, उनके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए विद्यालय नहीं खोले जा पा रहे थे। इन सबको ध्यान में रख करके इंदिरा जी ने जब प्रीवी पर्स खत्म किया तो प्रीवी पर्स खत्म करते ही प्रचंड विरोध करना शुरू कर दिया। और उस प्रचंड विरोध में बहुत सारे लोग तो उनके 1971 में ही चुनाव लड़े, और मंसूर अली खां पटौदी जी चुनाव लड़े, और माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ी, उनकी माताजी विजय राजे सिंधिया चुनाव लड़ी। ये अलग बात है कि वो दोनों चुनाव जीत गए, लेकिन मंसूर अली खां पटौदी जो प्रीवी पर्स का जो प्रचंड विरोध कर रहे थे, जब इंदिरा जी ने समाप्त किया तो मंसूर अली खां पटौदी उनके विरोध में चले आए
और विशाल हरियाणा पार्टी के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा। जो चुनाव में वोट पड़े थे मात्र 5% ही वोट पड़े। कौंसिल के मंसूर अली खां पटौदी ये दावा प्रस्तुत करते थे कि इंदिरा ने गलत निर्णय लिया है, वो हम उनको दिखा देंगे चुनाव में जाकर के, उनकी पार्टी का सत्यानाश करके हम दिखा देंगे। लेकिन उस समय जो एक पाकिस्तान से लड़कर के पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको नया एक देश के रूप में स्थापित किया, बांग्लादेश का। उस समय जो परवान चढ़ा, जो व्यक्तित्व उनका बढ़ा इंदिरा जी का, जो प्रसिद्धि इंदिरा जी को मिली, तो सारे के सारे चूर हो गए। लेकिन वही स्थिति थी उस समय जो मोरारजी देसाई विरोध कर रहे थे, के कामराज विरोध कर रहे थे, वो लोग सीधे के सीधे इंदिरा जी के विरोध में चले गए। और जब इंदिरा जी के विरोध में चले गए और विरोध करके उनके खिलाफ साजिश करने लगे। आज तो कहा जाता है कि लोग साजिश कर रहे हैं, जबकि गलत बातें कहते हैं और मीडिया झूठ बातें कहता है, तो मीडिया की झूठ बातों को सत्य साबित करने की कोशिश की जाती है। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए सच उभारने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं। लेकिन उस समय इसका उल्टा था, मीडिया के लोग ही झूठ फैला रहे थे, क्योंकि वो मीडिया सारे उद्योग घरानों के थे। और जो कच्चा बनियान गिरोह, जिनको आज आरएसएस कह लीजिए, वो सब जनसंघ के सपोर्टर थे। और जनसंघ नहीं चाहता था कि इस देश में वास्तविक तौर पे स्वतंत्रता आए। यहाँ का गरीब, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा किसी भी कीमत पे विकास की मुख्य धारा से जुड़े वो नहीं चाहते थे। इसीलिए वो प्रचंड विरोध कर रहे थे। इंदिरा जी के हर काम में रोड़ा अटका रहे थे, चाहे वो परमाणु परीक्षण का कर रही थी, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करा रही थी 18 मई 1974 को, उसका भी विरोध कर रहे थे। सारे उनके कामों का प्रचंड तौर पे विरोध कर रहे थे। मकसद सिर्फ ये था कि इंदिरा कैसे महिलाओं को अधिकार दिलाने की गुस्ताखी कर रही है, इंदिरा कैसे दलितों को अधिकार दिलाने की कोशिश कर रही है, इंदिरा कैसे पिछड़ों को अधिकार दिलाने की कोशिश कर रही है, इंदिरा कैसे गरीबी मिटाने का नाम दे रही, कैसे गरीबी मिटाने की कोशिश कर रही। अगर ये गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगे तो जिन लोगों को हमने गरीब बना करके रखा है वो लोग गरीब नहीं रह जाएंगे, स्वावलंबन का जीवन जिएंगे, आत्मनिर्भरता का जीवन जिएंगे, तो फिर हमारी क्यों सुनेंगे। इस तरह की मानसिकता के लोग जब सरकार का प्रचंड विरोध कर रहे हों। और एक बड़ी बात ये हुई कि जो जगमोहन सिन्हा हाई कोर्ट के जज थे, जिनके यहाँ इलेक्शन पिटीशन इंदिरा जी के खिलाफ दायर किया गया था, जो राजनारायण जी ने जो दायर किया था, ये बताया गया था कि इंदिरा के चुनाव क्षेत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय का एक व्यक्ति देखा गया। और उसी के आधार पे जगमोहन सिन्हा ने, वो भी जनसंघी थे, उन्होंने चूंकि वो जज थे तो जनसंघी के टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर वो उस चुनाव क्षेत्र में दिखा है तो उसकी भूमिका क्या निभाई, क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। अगर चुनाव को प्रभावित करने की उसने कोशिश नहीं की है तो फिर चुनाव प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन इंदिरा जी के खिलाफ वो जजमेंट दे दिया जगमोहन सिन्हा ने। तो इसका मतलब ये था, स्पष्ट मतलब था कि ये जो जनसंघ के लोग थे, आज जिन्हें आरएसएस कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, वो उसी समय चाहते थे कि जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, पुनः वो बैंक इंडस्ट्रियल घरानों को चले जाए। और जिस तरह से गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो कार्य बंद कर दिया जाए। जब इंदिरा जी ने ये कार्य बंद करने से मना कर दिया तो इन लोगों ने प्रचंड विरोध करना शुरू किया। और अगर ये कहा जाए कि उस समय के समाजवादियों ने, आज जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कुख्यात हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से देश को बर्बाद करने की स्थिति पर अपने आप को पहुंचा दिया, वहां बैठ गए हैं, रोज बर्बाद कर रहे हैं। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में और 1969 में ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था, आज उन्हीं बैंकों को फिर प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही, उन्हीं बैंकों को बेचने की कोशिश की जा रही। हर उद्योग घरानों को बैंकिंग दी जा रही, गूगल पेमेंट लाया जा रहा है, अमेजोन पेमेंट लाया जा रहा है, और रिलायंस पेमेंट लाया जा रहा है, एयरटेल पेमेंट लाया जा रहा है। तो इसका मतलब उद्योग घराने को बैंकिंग का प्रोसेस दे दिया गया, बैंकिंग के परमिशन दे दिए गए, लाइसेंस दे दिए गए,
अगर इसी तरह होगा और आज किसानों का जो बिल लाया गया है, जो किसान आज पूरी तरह से आंदोलित है, ये भी उसी का एक मिला जुला असर है। अगर उस समय इमरजेंसी इंदिरा जी ने लागू नहीं की होती तो ये देश यहाँ जो आज मजबूती के साथ खड़ा है, दुनिया के जो प्रगतिशील देश हैं, प्रगतिशील ही नहीं जो विकासशील ही नहीं जो वैभवशाली देश हैं, वो वैभवशाली देश की लाइन में आज हम नहीं खड़े हो पाते, प्रगतिशील देशों की लाइन में हम नहीं खड़े हो पाते अगर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू नहीं की होती। ये कच्चा बनियान गिरोह के लोग उसी समय इस देश को बर्बाद कर चुके होते। आज जो पिछड़ा वर्ग हर जगह प्रतिनिधित्व में कुछ दिखता है, थोड़ा मात्र ही दिखता है, लेकिन कुछ दिखता है। शेड्यूल कास्ट के लोग प्रतिनिधित्व में कुछ दिखते हैं, चाहे वो थोड़ा बहुत ही दिखते हो, लेकिन दिखते हैं। अगर ये देखा जाए महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व आया है आर्थिक तौर पे, जितने भी IRDP तमाम स्कीमें ग्रामीण अंचलों पे चला करके जो कुछ लोगों को अपने पैरों पे खड़े करने की कोशिश की गई, यही तो रोकना चाहता था, यही तो उस समय का जनसंघ रोकना चाहता था। जिनको कुछ तथाकथित समाजवाद के नाम पे आंदोलन करने वाले लोग इसको समर्थन दे करके जनसंघ को इतना भीषण या इतना बड़ा दानव बना दिया है कि आज वो पूरे देश को निगलने की कोशिश कर रहा है, अर्थव्यवस्था को निगलने की कोशिश कर रहा है, खेती को निगलने की कोशिश कर रहा है। तो पप्पू जी, राहुल गांधी जी, अगर वाकई आप जिम्मेदार हैं तो सबसे पहले माफी मांगिए कि आपने ये कहा कि इमरजेंसी एक भूल थी, और ये दावे के साथ कहिए कि अगर गरीब को उस अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, मजदूर को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, किसानों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, दलितों को रोजगार, दलितों को जॉब देने के लिए, और महिलाओं को जॉब में लाने के लिए, पिछड़ों को जॉब में लाने के लिए अगर ये इमरजेंसी लागू करनी पड़ी तो हम उसकी पूरे तरह से समर्थन करते हैं। और वो मजबूत, ठोस, ऐतिहासिक लिया गया कदम था, वो भूल नहीं थी, वो बल्कि सुधार की एक मजबूत प्रक्रिया थी। वो इंदिरा जी जैसे दूरदर्शी महिला ही कर सकती थी। अगर आप में दूरदर्शिता होगी तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे, और इस बात को स्वीकार करके ये मानेंगे कि इंदिरा जी ने जो 1975 में इमरजेंसी लागू करके इन हाफ पैंटियों का और कच्चा बनियान गिरोह के लोगों का, जनसंघ का कमर तोड़ा था और देश को यहां तक मजबूती के साथ पहुंचाया, देश को विकासशील देश तक पहुंचाया, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, निर्यात करने वाला देश बनाया, कई ऐसे इंडस्ट्री लगाए जिन इंडस्ट्री में लोगों को नौकरियां दी गई, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को हो, बैकवर्ड को हो, महिलाओं को नौकरियां दी गई। अगर महिलाओं को नौकरी देना, बैकवर्ड को नौकरी देना, दलित को नौकरी देना, कमजोर की मदद करना, मजदूर के सोशल सिक्योरिटी गारंटी के लिए कोशिश करना, और इनका जो प्रिंसली स्टेट थे उनका प्रीवी पर्स खत्म करना अगर अपराध था, तो ऐसे लोगों को देश हित में बार बार ये अपराध करना पड़ेगा। और जो कह रहे हैं कि ये अपराध है, उनको बता दीजिए अपराध तुम कर रहे हो, और इस अपराध को रोकने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को वाकई तौर पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं, छल देने के लिए नहीं, स्वावलंबन से जीने की परिस्थितियां पैदा करना इंदिरा जी का मकसद था। और जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इमरजेंसी उचित थी। अगर नहीं उस समय लगाई गई होती तो देश आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस पे विस्तार से बात करेंगे, एक एक प्रकरण पे बात करेंगे। प्रीवी पर्स क्यों खत्म करना जरूरी था, प्रीवी पर्स किसको क्या क्या मिलता था, क्या क्या लाभ मिलते थे। जब देश आजाद हुआ तो देश में जब 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू हो गया तो सबको समान अधिकार पे पहुंचाना जरूरी था। सभी को समान बनाने की जो कोशिश की थी इंदिरा जी ने, उसी को जनसंघ पसंद नहीं करता था, कच्चा बनियान गिरोह पसंद नहीं करता था। इसलिए इंदिरा जी को बदनाम करने के लिए जो अखबार उनके चलते थे, जो प्रिंटिंग प्रेस उनके चलते थे, उनको बदनाम करने के लिए, और सबसे जो पीड़ा उनको ये थी कि इस देश, एक महिला इस देश को कैसे चलाए, महिला को जो घर में रखना चाहिए था। औरत तेरी यही कहानी, आंखों में आंसू, आंचल में दूध, आंखों में पानी, यही व्यवस्था वो रखने देना चाहते थे, लादना चाहते थे, और उसको मजबूती से बना के रखना चाहते थे।
जिसको इंदिरा जी ने तोड़ा। ऐसे वीर साहसी महिला को बार बार नमन करना पड़े तो नमन करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जो इमरजेंसी लागू की गई थी बेहतर तरीके से लागू की गई थी। इस देश से कैपिटलिस्टों को सबक सिखाने के लिए लागू की गई थी। गरीबों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए लागू की गई थी। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।